क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते वक्त आपकी तरफ अगर एक तेज़ बॉल आती है और आप उसे कैच करते हैं तो आपके हाथों में दर्द होता है। इसी तरह अगर कोई स्लो बॉल आपको कैच करवाई जाती है तो आप उसको इजीली कैच कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट्स से आपके पास एक फुटबॉल है और अगर आप फुटबॉल को किक करते हैं, बहुत आराम से किक करते हैं, तो फुटबॉल थोड़ा सा दूर जाता है और किसी दूसरे के लिए उसको रोकना जो है वो आसान भी होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ उसको किक करते हैं तो एक तो वो ज़्यादा पाथ ट्रैवल करता है और दूसरा उस फुटबॉल को किसी दूसरे प्लेयर के लिए रोकना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक फास्ट मूविंग कार है और एक स्लो मूविंग कार है। तो आपको ये पता है कि फास्ट मूविंग कार जो है उसको रोकना स्लो मूविंग कार के निस्बत मुश्किल है। जैसे लेट्स से आपने कहीं पे गाड़ी पार्क की हुई है और आप उसकी हैंड ब्रेक लगाना भूल गए हैं, तो अगर वो थोड़ी सी मूव करती है तो आप उसको आराम से जो है वो रोक सकते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक फास्ट मूविंग जो है वो कार आपकी तरफ आ रही हो तो आप उसको रोकने से डरते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने पोज़ किए हैं पहले ताकि हम समझ सकें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को देखें जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के बारे में लिखा हुआ है, देन फुटबॉल के बारे में लिखा हुआ है और फिर गाड़ी के बारे में लिखा हुआ है। तो इन तीनों के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है अगर आप गौर से देखें। तो अगर आप देखें तो तीनों चीज़ों में जो चीज़ फास्ट मूव कर रही है उसको रोकना डिफ़िकल्ट है। जो चीज़ फास्ट मूव कर रही है उसको रोकना मुश्किल है और इसी तरह से उसके पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो हम अब इन तीनों क्वेश्चंस का एक कंक्लूजन जो है वो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ओके, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये बनता है तीनों का, द फास्टर something moves the moves आएगा यहाँ पे, moves the more energy of motion it has. Yes. जो चीज़ जितनी तेज़ी के साथ हरकत करेगी, मूव करेगी, उसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मोशन की मौजूद होगी। और इसी एनर्जी ऑफ मोशन को हम एक और नाम भी देते हैं और वो नाम है काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि ये जो आपके पास एनर्जी ऑफ मोशन है, ये एनर्जी ऑफ मोशन जो है ये काइनेटिक एनर्जी भी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी। तो आपने देखा कि तीनों केसेस में बॉडी जो थी वो मूव कर रही थी और जब बॉडी मूव कर रही थी तो उसके पास जो एनर्जी ऑफ मोशन मौजूद थी उसी मोशन ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो आपने यहाँ से ये अंडरस्टैंड किया कि काइनेटिक एनर्जी एक किस्म की एनर्जी है जिसका ताल्लुक मोशन के साथ होता है, क्योंकि तीनों केसेस के अंदर जो है वो हमारी बॉडी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। सो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास उस वक्त जो एनर्जी मौजूद होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसे फॉर्मली जो है वो क्या करेंगे, डिफाइन कर लेते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमारा आज का टॉपिक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन इसकी होगी
यस, अब हम लिख सकते हैं एनर्जी possessed by a body due to its मोशन। तो बॉडी के पास जो मोशन की वजह से एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन। Concept introduction. ओके, तो आपने यहाँ से ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमने एक फाइंडिंग नोट की थी, जब हमने तीनों क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें आपने देखा था कि तीनों बॉडी मूव कर रही थी और मूविंग बॉडी के पास एक एबिलिटी होती है काम करने की। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि एनर्जी को डिफाइन किया था कि हर जो एनर्जी होती है वो किसी भी बॉडी की कैपेसिटी होती है वर्क डन करने की। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है ये भी वर्क करने की सलाहियत रखती है। तो अब हम देखते हैं इसको कि मूविंग bodies have an ability to perform वर्क। यानी जो बॉडीज़ मूव कर रही होती हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो वर्क कर सकती हैं। ओके, अब इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, सो कंसीडर करें या फर्ज करें कि आपके पास एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है। मैं उसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे कि आपके पास एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है। लेट्स से यहाँ देखें ज़रा कि आपके पास एक टेनिस बॉल है, ओके, और इसी तरह से आपके पास एक फुटबॉल है। ओके, तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये एक टेनिस बॉल है और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है एक फुटबॉल है। एक फुटबॉल है। ओके, अब यहाँ देखें आप कि ये टेनिस बॉल है ये मूव कर रही है और इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको मैं कह देता हूँ v1। फाइन। इसी तरह हमारे पास ये जो फुटबॉल है इसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास, इसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या है? v2। ओके, मैं साथ ये लिख भी देता हूँ, ये जो है वो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल, और ये जो है हमारे पास फुटबॉल है। ओके, तो आपने देखा कि फुटबॉल की जो वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड जो है वो v2 है और टेनिस बॉल की जो हमारे पास स्पीड है दैट इज़ v1। ओके, और इस बॉल का जो मैस है वो स्मॉल m है और इस फुटबॉल का जो मैस है दैट इज़ कैपिटल M।
अब मुझे आप बताएं, इसमें एक और कंडीशन भी लिख लें कि जो हमारे पास V1 है दैट इज़ इक्वल्स टू V2, मतलब कि इन दोनों की जो हमारे पास स्पीड्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन दोनों का मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से जब ये मूव कर रही होंगी तो किसको स्टॉप करना मुश्किल होगा? ज़रा सोचें। एग्जैक्टली आपके पास ये जो फुटबॉल है जिसका मास उस मास टेनिस बॉल के मास से ज़्यादा है, उसको स्टॉप करना जो है वो क्या होगा, मुश्किल होगा। अब हम चलते हैं, यहाँ से आपको कुछ समझ आया होगा, हम इस पे बाद में बात करते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। अगेन आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 में भी अगेन उसी तरह से आपके पास दो बॉल्स हैं। अब आपके पास दो फुटबॉल्स हैं, एक ये फुटबॉल है और एक ये फुटबॉल है। हम इसको कलर कर लेते हैं अगेन उसी तरह से। तो ये फुटबॉल जो है इसका मास भी कैपिटल M है, और वो जो ऊपर जो नीचे वाला फुटबॉल है उसका मास भी जो है वो क्या है, M। दोनों का मास जो है इस दफ़ा क्या है, सेम है। लेट्स से ये दो फुटबॉल है हमारे पास, ओके ओके। सो इसका जो मास है हमारे पास कैपिटल M है और इसका मास भी हमारे पास कैपिटल M है। दोनों का मास जो है वो सेम है, और इसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड जो है दैट इज़ V1, और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ V2। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2। अब इस वाले फुटबॉल की जो स्पीड है वो इस वाले फुटबॉल से क्या है, ज़्यादा है। तो अब मुझे बताएं, अगर दोनों मूव कर रहे होंगे तो किसको रोकना डिफ़िकल्ट होगा? सोचें। ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा हो, जिसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस केस में क्योंकि मास हमने सेम किया है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको डिफ़िकल्ट होगा स्टॉप करना, और पहले वाले केस में जिसका मास, क्योंकि स्पीड सेम थी तो जिसका मास जो था वो सेम था, और जिसका मास ज़्यादा था उसको रोकना जो है वो मुश्किल होगा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट या बॉल विद greater mass will be difficult to stop। फाइन, यहाँ से आपने ये कंक्लूजन निकाली, ओके। दूसरी वाली में से आपने क्या कंक्लूजन निकाली है कि देखें, ऑब्जेक्ट with greater mass will be difficult to stop। तो हमने देखा कि जो एनर्जी ऑफ मोशन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एक स्पीड पे डिपेंड कर रही है और दूसरा मास पे डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी depends upon टू फैक्टर्स। जी, दो फैक्टर्स के ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। नंबर 1, ये डिपेंड करती है मास के ऊपर, जैसे हमने अभी देखा, और दूसरा ये डिपेंड करती है स्पीड पे।
जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी का जो ताल्लुक है वो इन दो फैक्टर्स के साथ है, मास के साथ है और स्पीड के साथ है। अब हम मूव करते हैं डेरिवेशन की तरफ। ओके, सो नाउ अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज डेरिवेशन। किस चीज़ की डेरिवेशन है जी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की डेरिवेशन। ओके, फर्ज करें कि आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स जो है वो क्या की है, अप्लाई की है। जब आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है, तो उसने क्या किया है, मूव किया है, और उसके मूव करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो है वो क्या आया है, चेंज आया है। तो जब आपने फोर्स अप्लाई की है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो बेसिकली जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो उसके अंदर आया है, जो एनर्जी में चेंज आया है, वो बेसिकली इक्वल होगा वर्क डन के। तो हम लिख लेते हैं इसको, आप भी साथ नोट करें। ओके, कंसीडर लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास। हमारे पास जो बॉडी है उसका जो मास है दैट इज m, and as a result it moves on a frictionless surface। ओके, इसकी वजह से जब आपने फोर्स अप्लाई की है और बॉडी का जो मास था वो m था, तो इसके ऊपर जो इसने मूवमेंट की है, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की है, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। कैसे? तो हम ये लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work done। देखें, पहले वो रेस्ट पे थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। तो जब आपने एक कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की है तो उसने क्या किया है, मूव किया है। जब मूव किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से इंक्रीज़ की है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया है, ये बेसिकली कैसे आया कि जब आपने बाहर से वर्क डन किया है उसके ऊपर, तो हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो अब हम इसको फॉर्मूले की शेप में ले आते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसी बात को एक ग्राफ की फॉर्म में भी जो है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से कि एक एक्सिस आपके पास ये है और दूसरा एक्सिस आपके पास ये है। ये दो एक्सिस हैं आपके पास। ओके, नाउ एक्सिस के इस तरफ आपने क्या लिया, फोर्स। ये वाला जो एक्सिस है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये वाला जो एक्सिस है ये डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहा है। फाइन। ओके, सो नाउ आपने क्या किया कि आपने इसके ऊपर जब कांस्टेंट फोर्स लगाई है, देखें ये वाला जो एक्सिस है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स की कोई एक वैल्यू होगी और ग्राफ जो होगा वो हमारे पास, क्योंकि फोर्स तो कंसिस्टेंटली लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हो रही है, तो फोर्स वाले एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा, बल्कि जो हमारा ग्राफ है वो टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस जो है वो मूव करेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेट्स से कि कांस्टेंट फोर्स लगी है और ये कवर किया इसने। फाइन, कि ये हमारा ग्राफ बन गया और इस पे जो फोर्स लगी हुई है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे
कि वो फोर्स कितनी है, F। यानी हमने इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगाई है वो F है। अब आप देखें कि फोर्स जो है ना तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। और इसी तरह अगर मैं नीचे की तरफ देखो तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, तो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखें, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है हमारे पास, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। तो ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, ओके। इसको मैं लिख लेता हूँ। इसी तरह इसको आप फोर्स लिख सकते हैं ऐसे, ओके। तो मैं ये लिख सकता हूँ, यस। तो ये वाला जो एक्सिस है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला एक्सिस जो था ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, जो कि डी है। फाइन। अच्छा, अब हमने इस थ्योरी का एक ग्राफ बना लिया है, तो अब हमने क्या करना है कि जो इस बॉडी पे वर्क डन हुआ है, जो कन्वर्ट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करें ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब कि अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालें, यानी कि ये वाला जो अगर आप एरिया फाइंड आउट करें, लेट्स से ये जितना भी एरिया है इसके अंडर, इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया है, अगर आप इस एरिया को फाइंड आउट कर लें तो आप उस वर्क डन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ इज एक्चुअली इक्वल्स टू वर्क डन परफॉर्म्ड ऑन द बॉडी। तो हम अब क्या करेंगे कि हम इस ग्राफिकल मेथड की मदद से जो वर्क डन हमने किया है वो फाइंड आउट करेंगे, और अल्टीमेटली वो वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एरिया है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। तो हम चलते हैं इक्वेशन की तरफ अपनी। तो हमें पता है, जैसे हमने अभी लिखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। इसी लाइन को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो मैं इस जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक, दैट इज इक्वल्स टू एफ डी। फाइन। तो इसी थ्योरी को मैंने इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ओके। नाउ आगे चलें ज़रा। तो हमने अभी वहाँ से कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ की है। हमने अभी कहा है कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ is equal to वर्क डन। जी, तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली इस ग्राफ का जो है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो मैंने आपको भी बताया कि जो एरिया है दैट इज़ इक्वल्स टू वर्क डन। तो मैं लिख लेता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया। अब ये कौन सी फिगर बन रही है, अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बन रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या सिंपली क्या करते हैं आप कि आप करते हैं लेंथ इनटू विड्थ। ओके। तो इस ग्राफ की अगर आप ये देखें लेंथ, ये लेंथ किसके इक्वल है, ये लेंथ बराबर है फोर्स के, और इसकी जो विड्थ है वो किसके बराबर है, डी के। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि लेंथ जो है उसको मैं कह देता हूँ फोर्स, और इसी तरह से जो विड्थ है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, डी। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो आ गया है आपके पास, वर्क की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, W इज इक्वल्स टू एफ डी। और हमने अभी ऊपर देखा है कि ये जो वर्क डन है
दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस वर्क डन की जगह पे काइनेटिक एनर्जी को पुट कर सकता हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एनर्जी के इक्वल्स एफ डी, और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ से जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है। तो उसके लिए हमारे पास फोर्स होनी चाहिए, ओके, और उसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो होनी चाहिए, ओके। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ देखिए ज़रा, हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ से पता है हमें F इक्वल्स एम ए, और यानी कि F बराबर होता है एम ए के, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2, ओके। F आ गया हमारे पास। अब बारी है D की। तो D कैसे निकालेंगे हम, ये देखें, हमें पता है इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस S इक्वल्स V एवरेज इंटू टी, S इज इक्वल्स टू वी टी। ये हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन है। तो आप इस S को रिप्लेस कर सकते हैं D के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, D इक्वल्स V एवरेज इंटू टी, और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 and 3 in 1। तो 1 क्या थी हमारे पास इक्वेशन, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ई के इज इक्वल टू एफ डी। तो एफ की जगह पे एम ए आ जाएगा और डी की जगह पे क्या आ जाएगा, वी एवरेज टी। ये देखें, तो ई के इक्वल्स एफ की जगह पे क्या आएगा, एफ की जगह पे आएगा एम ए। इसी तरह डी की जगह पे क्या आएगा, वी एवरेज इंटू टी, ओके। तो इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4, ओके। अभी भी हम कुछ ना कुछ मज़ीद फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जो ए होता है एक्सेलरेशन, दैट इज़ इक्वल्स टू ए इक्वल्स वी ओवर टी, और हमें ये भी पता है कि हम वी एवरेज भी निकाल सकते हैं। वी एवरेज कैसे निकालेंगे, यानी दोनों वेलोसिटीज़ का एवरेज। अगर आपको स्टार्ट में याद हो तो पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, मतलब उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 0। जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड आ गई v, ओके। तो जब v उसकी स्पीड आ गई तो इनिशियल हमारे पास 0 थी और फाइनल क्या है, v। तो इसको हम दोनों को ऐड करेंगे और 2 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। सो v एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2। वी आई क्या थी, 0, प्लस वी एफ क्या है, मैंने आपको भी बताया कि v थी, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1/2v। तो v एवरेज की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2v, ओके। उसको आपने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 4 का, ओके। इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 5, और इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे कि पुट, ये देखें, आप क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 किस में पुट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, ओके। तो हम देख लेते हैं इसे। तो ये क्या बनेगा, यस, ई के इक्वल्स क्या था बच्चों, m, और इस a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v ओवर t। तो v डिवाइडेड बाय t। अब आगे चलें, v एवरेज की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v एवरेज किसके इक्वल है, 1/2v, ओके। साथ क्या है, t। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, यस।
तो अब आप क्या करेंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो t है और ये वाला जो t है ये क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो ई के है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ई के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/2 को मैं स्टार्ट में ले आता हूँ, 1/2। ओके, ये क्या बच गया है, m, एक v यहाँ पे है और एक v यहाँ पे है, तो क्या बनेगा v का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। पहली स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि स्पीड पे तो डिपेंड करती है लेकिन स्पीड के स्क्वायर पे। नाउ सेकंड एंटिटी जो है हमारे पास वो क्या है, मैस। किस पे डिपेंड करिए, ये मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास नेट फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E के इक्वल्स 1/2 mv स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास नेट इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की। ओके, तो ये हमारे पास हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया है और इस पूरे टॉपिक में से हम एक और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअली आ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि जो आपने वर्क डन किया है वो उसने काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसी में से कंक्लूड करके हम निकाल लेते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो आपसे क्या कहता है, थ्योरम, यस, वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे ये कहता है कि हमारे पास जो हमने वर्क किया है दैट एक्चुअली चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी। तो ये कंक्लूजन जो है ये भी हम इसी टॉपिक में से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी को हाफ कर दें तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, या मैच को डबल कर दें, तो जिस तरह से भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करके जो है वो क्या करना है, ये फाइंड आउट कर लेना कि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जिसमें हमने बड़ी तफसील के साथ जो है वो देखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस किसके ऊपर है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा है। ये देखें, ये हमारा टॉपिक था। इसमें हमने डिफ़ाइन किया काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, दैन कंसेप्ट इंट्रोडक्शन के कंसेप्ट कैसे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके बाद हमने कंक्लूजन्स को देखा है, कंक्लूजन्स को देखने के बाद हमने डेरिवेशन देखी है कि डिराइव कैसे कर सकते हैं, कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है वो देखा है हमने। देन हमने जो है वो डेरिवेशन की है, डेरिवेशन करके हमने अपना नेट इक्वेशन जो है वो क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, और जिसमें हमने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी मास और स्क्वायर ऑफ स्पीड के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। फिर इसी में से हमने कंक्लूजन निकाली वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जब भी आप किसी बॉडी पे वर्क करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। अब इस टॉपिक के बिल्कुल साथ ही अगले पेज के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो आपका होमवर्क है, उसमें यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और आप उसमें से काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकालेंगे। होप सो आपको समझ आ गई है, और इसके साथ साथ आप चैट बॉक्स के अंदर रेलिवेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से वो भी पूछ सकते हैं। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।